बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज हमारा मोटिवेशन में टॉपिक है स्पोर्ट्स से है और स्पोर्ट्स में भी साइकिलिंग है, साइकिल रेस है। तो इसमें एक शख्सियत है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उससे मोटिवेशन लेंगे, उससे हम सबक लेंगे। तो उनका नाम है लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन प्रोफेशनल रेसिंग साइकिलिस्ट हैं। तो 1971 में इनकी पैदाइश है, अभी 49 ईयर के हैं। तो दुनिया में कहते हैं कि 7 मरतबा उन्होंने इंटरनेशनल ट्रॉफ़ी रेसिंग में साइकिलिंग के ली है। 99 से लेकर 1999 से लेकर 2005 तक वो 7 मरतबा चैम्पियन रेसलर्स साइकिलिस्ट रहे हैं। तो उस पर एक न्यूयॉर्क टाइम के सहाफ़ी हैं डेविड वेश, उन्होंने किताब लिखी है द 7 डेडली सिंस, यानी सिंस को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कि 7 मरतबा जो उन्होंने ट्रॉफ़ी ली है। तो वो पूरी किताब है, मगर उससे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं जो उस किताब में कुछ पॉइंट नहीं आ रहे। उस पर चलते हैं कि जब 71 में पैदा हुए तो अभी बमुश्किल 2 साल के थे आर्मस्ट्रॉन्ग। तो माँ बाप के दरमियान क्लेश हो गया और डाइवोर्स हो गई। तो 2 साल में इनको एक ये सदमा मिला कि माँ बाप के माबीन तलाक हो जाए, और उसके बाद 1 साल के फ़ौरन बाद उसकी मदर ने फिर दूसरी शादी कर ली। तो कहते हैं कि ये लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग का पहला क्लेश था जो उसके ज़हन पर सवार हुआ। मगर जैसे ही 7, 8, 10 साल की उम्र में आए तो उन्होंने अपनी प्रोफेशन शुरू की। सेल्समैन के तौर पर उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। मगर जैसे ही 16 साल की उम्र में आए तो साइकिल का पहला मुकाबला साइकिलिंग रेस का उन्होंने अपने आप से यानी मार्केट में आकर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद कहते हैं कि 16 साल की उम्र के बाद उन्हें महसूस हुआ कि मैं किसी से वाबस्ता हो जाऊं। तो मोटरोला टीम एक है, उनसे वाबस्ता हो गए और उस टीम के साथ वो साइकिलिंग करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दुनिया में धूम होने लगी। उनकी धूम ये थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एजाज़ हासिल कर लिया 2005 में। उसे एक बहुत नाम मिला जिसे कहते हैं कि फ्रांस जी टूर। फ्रांस जी टूर फ्रेंच वर्ड है। इसे 2005 में ख़िताब मिला। उसका बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प पहलू है। उसमें कहते हैं कि उस दौरान उन्होंने क्या किया, वो ज़रा माजरा सुनिए। कहते हैं कि इसमें 3 मराहल थे साइकिलिंग रेस के। एक तो सिंपल रास्ता होता है जिस पर साइकिलिंग की जाती है, मगर कहते हैं दूसरा होता है ट्विस्ट, जिसमें सारे राउंड आते हैं। राउंड के बाद एक तीसरा मरहला इसमें आता है जो पहाड़ों के ऊपर क्लाइंबिंग होती है, साइकिल के साथ करनी पड़ती है। अब वहाँ के हालात, वाक़यात, एटमॉस्फेयर सबको फेस करना पड़ता है। दुनिया के एक्सपर्ट साइकिलिस्ट थे और इस तरफ लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कहते हैं कि ऊपर तीसरा मरहला जब आया तो 18 किलोमीटर का मुफासला था और वो तय करना था 5.5 घंटे की मुसाफत में। अब कहते हैं इनका पहले कभी भी कोई तजुर्बा नहीं रहा था कि उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग की थी, मगर जैसे ही ऊपर कहते हैं चढ़े हैं, ऊपर क्लाइंबिंग की है, तो अपने साथियों से अलग हो गए। अब इसके लिए बहुत अहम माजरा ये था कि दूसरे स्पोर्ट्स प्लेयर इनके साथ नहीं हैं और क्लाइंबिंग करते हुए ये अकेले हैं और कोई भी इनका तजुर्बा नहीं है। कहते हैं इनके साथ जो स्पोर्ट्समैन दूसरे जो इनको ट्रेस करते हैं, कैमरामैन होते हैं, वो ख़ुद परेशान हो गए कि ये अचानक 1 घंटे के लिए गायब हो गए और दूसरे साथी दूसरी तरफ चले गए। अब कहते हैं सिर्फ 18 मिनट बचे थे और लास्ट पॉइंट था, और दुनिया ने देखा कि अचानक ये कहीं से वारिद हो गए और उस पॉइंट पर पहुंच गए और वो साइकिलिंग रेस जो है जीत गए। अब कहते हैं लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग का ये अजीब तजुर्बा और दुनिया के लिए एक हैरतनाक बात थी कि जो माउंटेन क्लाइंब न की हो और उसने वो साइकिल की रेस जीत ली हो और अचानक पॉइंट पे पहुंच गया हो। दुनिया हैरान थी। फ्रांस जी टूर का इन्हें एजाज़ मिला। डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पे देखेंगे, वो भी बनी हुई है। और एक और दिलचस्प बात इससे वाबस्ता होती है, जैसे ही उन्हें चैम्पियन ट्रॉफ़ी मिली तो दुनिया सारी ये बेताब थी कि हम ये जानें कि आखिर ये राज क्या था कि एक आदमी जो अचानक कहीं से गायब हो जाए, जिससे ये मालूम न हो कि रास्ता कहाँ है। बारिश भी थी, ज़ालाबारी भी थी, बर्फ़बारी भी हो रही थी, मगर उसके दरमियान ये किस तरह निकले हैं। तो जैसे ही साफ़ी ने उनसे सवाल पूछा तो उनका एक ही जवाब था, आई हैव जस्ट डू इट, बस मैंने कर दिया। अब ये कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम के नुमाइंदे ने वहाँ पूछा कि आखिर क्या बात थी,
کیا چیز تھی جو آپ کے اندر آئی اور آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا؟ پھر بھی ان کا جواب یہی تھا، آئی ہیو جسٹ ڈو اٹ۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک 1 ماہ کے بعد نیو یارک ٹائم کے صحافی کو ڈیوڈ ویش کو سکون نہیں آیا۔ اس نے اپنے پروگرام میں بلا کے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا اعزاز ملا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کہیں غائب ہو گئے یا آپ کہیں گر گئے ہوں گے یا پھر پیچھے رہ گئے ہوں گے، تو کیا چیز تھی جو آپ کو اچانک اس موڑ پر لے آئی؟ پھر بھی ان کا جواب یہی تھا۔ کہتے ہیں نیو یارک ٹائم کے بعد سنڈے ٹائمز اور بہت سے میگزین نے ان کا انٹرویو کرنا چاہا، مگر انہوں نے ایک ہی جواب دیا۔ اب کہتے ہیں کافی عرصے تک یہ ایک سسپینس تھا، مگر اچانک ان کی اپنی کتاب آئی کہ اٹس ناٹ جسٹ بائک، یعنی یہ صرف ریس نہیں ہے۔ 195 پیجز کی یہ کتاب اس نے دھوم مچا دی دنیا میں۔ اس نے وہ راز اس کتاب میں لکھا۔ اس نے لکھا کہ جب میں پہاڑوں پر جا رہا تھا، میرا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا، تب میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اب ٹرننگ پوائنٹ بہت دلچسپ اہم بات کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں یہ سمجھ گیا کہ میں اپنے پلیئرز مقابلے کمپٹیٹر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا اور میں ہار جاؤں گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، مٹھیاں سائیکل سے بھگوڑ کر بند کیں اور ایک لمبی سانس لی۔ برف باری بھی ہو رہی تھی، اس سانس لے کر میں ایک دم اوپر چڑھا ہوں اور تب میں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب میرا مقابلہ پلیئرز کے ساتھ، کنٹیسٹر کے ساتھ نہیں ہے، اب میرا مقابلہ میرے اپنے ساتھ ہے۔ جب میں نے یہ طے کر لیا، جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اپنے آپ سے لڑوں گا، اپنے آپ سے مقابلہ کروں گا، تو مجھے نہیں معلوم کہ اچانک میں وکٹری پوائنٹ پر کیسے پہنچ گیا۔ ایک جملہ جو کتاب میں بڑا زبردست ہے، کہتے ہیں مقابلہ ہمیشہ دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے کرو۔ جب آپ اپنے آپ سے مقابلہ کریں گے، تب آپ دوسروں سے خود بخود جیت جائیں گے۔ یہ وکٹری پوائنٹ ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ جب یہ پوائنٹ کتاب میں ڈسکور ہوا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹری بنی تھی یوٹیوب پہ، وہ پھر دوبارہ بنائی گئی، اس پوائنٹ کو دوبارہ اس میں ڈالا گیا۔ تو زندگی میں کبھی بھی دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش مت کریں، مقابلہ اپنے آپ سے کریں۔ جب آپ اپنے آپ سے جیت جائیں گے تو دوسروں سے جیت جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔